सूरजपुर नाम के एक नगर में शांति प्रसाद नाम का एक साहूकार रहता था। उसके पास केवल नगर ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव के लोग भी कर्ज लेने के लिए आते थे और वायदे के मुताबिक जब उनके पास पैसा आता वे लोग मूल और ब्याज के समेत अपना कर्ज चुका देते थे। ये ठीक था कि साहूकार ब्याज पर पैसा देता था, लेकिन वो था अपने उसूलों का पक्का और ईमानदार। वो समय से पहले ना तो किसी के पास तगादा करने के लिए जाता था और ना ही कभी किसी के साथ बदतमीजी से पेश आता था। इसके साथ साथ उसमें दो गुण और भी थे। वो दयालु और ईश्वर को मानने वाला था। अपने इन गुणों की वजह से वो दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक बार की बात है, इस नगर से दो ठग जिनका नाम कल्लू और भोलू था वे गुजर रहे थे और सेठ की प्रसिद्धि की खबर उन दोनों के कानों में भी पड़ी। उन दोनों ने योजना बनाई कि क्यों ना सेठ के पास जाकर कुछ पैसा उधार ले लिया जाए और फिर उसे कभी वापस लौटाया ही ना जाए। ये सोचकर दोनों सेठ की हवेली पर पहुंचे और सेठ से कहने लगे, सेठ जी, हम दोनों बहुत ही दूर गांव से आए हैं। पिछले साल अकाल पड़ने के कारण हमारे खेतों में अन्न का एक दाना भी नहीं है। इस बार अच्छी फसल होने की आशा है, इसीलिए आपके पास कुछ पैसा उधार लेने के लिए आए हैं। ये सुनकर सेठ ने कहा, अरे भाई, मैंने कर्ज मांगने का कारण और पता नहीं पूछा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कितना धन चाहिए और कब तक लौटाओगे। सेठ जी, हमें 2000 रुपए चाहिए और ये कर्ज हम बहुत ही जल्दी लौटा देंगे। फिर भी भाई, उस जल्दी की कोई समय सीमा है या नहीं? समय सीमा जाने बिना मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। सेठ की समय सीमा वाली बात सुनकर कल्लू भर्राए स्वर में बोला, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज ही होता है। यदि इस जन्म में नहीं देंगे तो अगले जन्म में दे देंगे। ठीक है, तो अगले जन्म में दे देना, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। यह कहकर सेठ ने अपने मुंशी से कहा, मुंशी जी, इनके नाम का खाता खोलकर इन्हें 2000 रुपए दे दो और ये लिख लो कि ब्याज समेत ये रकम अगले जन्म में लौटा देंगे। लेकिन सेठ जी, लेकिन कुछ नहीं मुंशी जी, व्यर्थ में अपनी टांग बीच में ना अड़ाओ। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। ठीक है सेठ जी। कल्लू और भोला ने सेठ के मुंशी के पास जाकर रुपए ले लिए। लिखा पढ़ी करके खाते पर हस्ताक्षर कर दिए गए। दोनों ठग रुपए पाकर बड़े ही प्रसन्न थे। उन्होंने बिना गिने ही रुपए जेब में डाले और सेठ का धन्यवाद देकर वहां से चलते बने। वे दोनों बड़े ही प्रसन्न थे कि उन्होंने सेठ को मूर्ख बना दिया। उनके वहां से जाते ही सेठ का मुंशी सेठ के पास आया और कहने लगा, हुजूर, आप जानते हैं कि वे रुपया वापस लौटाने का इरादा नहीं रखते और इस कागज के अनुसार तो हम कानूनन भी उनसे रुपया नहीं वसूल सकते। तो फिर आपने रुपया उनको उधार क्यों दे दिया? मुंशी की बात सुनकर सेठ हंसने लगा और कहने लगा, मुंशी जी, मैंने ये सब जानबूझकर किया है। ये बात तुम्हें अभी नहीं बल्कि वक्त आने पर समझाऊंगा। फिर भी मेरी इस बात को गांठ बांध कर रख लो कि कर्ज कर्म के समान होता है। इस जन्म के कर्ज या कर्म अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ रहते हैं और उसके अनुसार जीवन भोगना पड़ता है। परंतु मुंशी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। उधर दोनों ठग खुशी खुशी अपनी राह पर चले जा रहे थे। कल्लू बोला, भोलू भाई, वास्तव में ये सेठ तो हमारी उम्मीद से ज्यादा मूर्ख निकला। मैं तो सोच रहा था कि वो अगले जन्म की बात सुनकर हमें दुत्कार कर भगा देगा, लेकिन उस मूर्ख ने तो हमें इतनी बड़ी रकम कर्ज में दे दी। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि अगले जन्म में उधार कौन चुकाएगा। चलो कोई बात नहीं, इसमें तो हमारा फायदा ही फायदा है। अब कुछ दिन के लिए किसी दूसरे गांव में जाकर आराम और चैन से कुछ दिन गुजारते हैं। ये सोचकर दोनों ठग वहां से आगे चल पड़े। अगले दिन संध्या के समय दोनों ठग एक नए गांव में पहुंचे और रात बिताने के लिए कोई आसरा ढूंढने लगे। जल्दी ही उन्हें एक ठिकाना मिल ही गया। ये एक किसान का घर था। दोनों ने दरवाजा खटखटाया तो किसान बाहर आया। उन्होंने किसान से कहा, भाई, हम परदेसी हैं और रात काटने के लिए आसरा चाहते हैं। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूं। यह कहकर किसान ने अपने घर के आंगन में ही दोनों के लिए चारपाई बिछा दी और कहने लगा, यदि आपको खाना चाहिए तो मैं आपको खाना दे सकता हूं। नहीं भाई, फिलहाल तो हमें भूख नहीं है। आपने हमें रुकने के लिए आसरा दिया, इतना ही हमारे लिए काफी है। दोनों ठग चारपाई पर लंबी टांग कर सो गए। अचानक आधी रात के समय भोलू को कुछ आवाज सुनाई दी, जिससे वो चौंक कर उठ बैठा। जब भोलू को कुछ डर महसूस हुआ तो उसने अपने साथी कल्लू को उठाया और कहने लगा, कल्लू, आसपास कोई ना कोई है, मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है, परंतु पता नहीं ये कौन बोल रहा है।
कल्लू और भोलू दोनों ध्यान से उन आवाजों को सुनने लगे। दोनों बोलने वालों की तलाश में इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या, दूर दूर तक उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ, कुछ दूरी पर बैल जरूर खड़े थे। जब दोनों ने ध्यान से उन बैलों की तरफ देखा तो बुरी तरह से चौंक पड़े। असल में यह आवाज उन दोनों बैलों की थी जो मनुष्यों की भांति एक दूसरे से बात कर रहे थे। यह देखकर भोलू ने आश्चर्य में कहा, गुरु, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। बैल और मनुष्य की बोली में बोल रहे हैं। मैं भी हैरान हूं भाई, लेकिन यह तो सच है। दोनों बैल आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ सोचकर कल्लू और भोलू दोनों बैलों की बातें ध्यान से सुनने लगे। एक बैल ने दूसरे से कहा, मित्र, मेरी तुम्हारे साथ की ये अंतिम रात्रि है। दूसरे ने कहा, यह बात तो मैं भी तुमसे कहने जा रहा था। अच्छा, पहले तुम बताओ कि ऐसा क्यों है। वो इसलिए दोस्त कि अपना जो मालिक है उससे पिछले जन्म में मैंने 200 रुपए उधार लिए थे, लेकिन उस जन्म में मैं चुका नहीं पाया, तो इस जन्म में महीनों तक उसके हल और गाड़ी में जुटकर वो कर्ज चुकाया है। कल मेरा श्रम पूरा 200 रुपए का हो जाएगा और मैं सवेरे ही मर जाऊंगा। ओह, तो ये बात है। अच्छा मित्र, अब तुम बताओ कि तुमने बिछड़ने की बात क्यों की। दूसरा बैल बोला, तुम खुशकिस्मत हो मित्र कि तुम्हें कम कर्ज लेने के कारण शीघ्र ही छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मेरे भाग्य में अभी और दुख झेलना लिखा है। कल एक आदमी आएगा जो इस किसान से मुझे छीन कर ले जाएगा और फिर अगले कई महीनों तक मुझे उस आदमी की यातनाएं सहनी पड़ेंगी। लेकिन वो दूसरा आदमी तुम्हें इस बूढ़े किसान के पास से क्यों ले जाएगा? उसे भला वो किसान अपना बैल क्यों देगा? भाई, यही मेरा भाग्य है, तभी तो ये बूढ़ा किसान उस व्यक्ति से कर्ज लेकर अभी तक चुका नहीं पाया है। कल वो व्यक्ति आकर अपनी रकम मांगेगा और किसान के ना देने पर वो मुझे डंडे मारता हुआ अपने साथ ले जाएगा। ओह, तब तो सचमुच ये काफी दुख वाली बात है। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है। मित्र, ये मेरे पिछले जन्म का कर्म है, इसीलिए इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा, वरना ईश्वर हमें इस जन्म में बैल ही क्यों बनाता। ठीक कहते हो मित्र। खैर छोड़ो इन बातों को। मुझे और तुम्हें तो अपने अपने कर्मों की सजा मिल गई है या मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो दुख उन दोनों आदमियों के लिए हो रहा है जो कुछ समय पहले इस किसान के मेहमान बनकर आए हैं। क्या मतलब? उन लोगों ने ऐसा क्या किया? बैलों की बातें सुनकर दोनों ठगों के कान खड़े हो गए और वे ध्यान से सुनने लगे। तब बैल ने कहा, उन्होंने क्या किया? अरे भाई, ये पूछो कि उन्होंने क्या नहीं किया। वे दोनों ठग अब तक ना जाने कितने व्यक्तियों को ठग चुके हैं और इस समय भी एक नगर के सेठ को ठग कर यहां पर आए हैं। तब तो उन्हें कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में सेठ का गधा बनना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर कल्लू और भोलू के होश उड़ गए। भोलू ने कहा, कल्लू, सुना तुमने? इन दोनों को पिछले जन्म का कर्ज चुकाने के लिए बैल बनना पड़ा। हाँ, और हमें इस जन्म का कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। नहीं भाई, अब मैं सेठ का कर्ज अपने सर पर नहीं रखूंगा। मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा और बाकी का सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा में गुजार दूंगा, ताकि मेरे सारे पाप इसी जन्म में धुल जाएं। तो ठीक है गुरु, हम सुबह होते ही सूरजपुर जाएंगे और सेठ जी को उनका रुपया लौटा देंगे। साथ ही साथ ठगी का ये धंधा भी छोड़ देंगे और मेहनत और ईमानदारी की रोटी कमाकर खाएंगे। इसके बाद वो दोनों ठग सोने चले गए, परंतु सोने के बाद भी उन्हें चैन नहीं था। उन्हें सपने में भी वे दोनों बैल ही दिखाई दे रहे थे। जब सुबह वे दोनों जागे तो ये देखकर हैरान थे कि किसान का एक बैल सचमुच ही मर चुका था और किसान रो रो कर दुखी हो रहा था। भोलू ने कहा, गुरु, उन दोनों बैलों की बातें तो बिल्कुल सच निकली। उनमें से एक ने तो दम ही तोड़ दिया। हाँ, वो अपने मालिक के पिछले जन्म के कर्ज से मुक्ति पा चुका है। अभी कुछ देरी गुजरी थी कि तभी वहां पर एक आदमी आया और वो किसान से कहने लगा, अरे भाई, तुमने मेरा कर्ज अभी तक नहीं उतारा, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बैल को ले जा रहा हूं। ये कहते हुए उसने किसान के दूसरे बैल की रस्सी पकड़ी और खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। वो बेचारा किसान बहुत गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, भाई, मैं जल्दी ही आपका कर्ज उतार दूंगा, मेरे बैल को छोड़ दो। देखो तो सही, मेरा एक बैल पहले ही मर चुका है, मुझ पर दया करो। परंतु उस आदमी ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई और वो किसान के दूसरे बैल को डंडे मारता हुआ अपने साथ ले गया। ये सारी घटना दोनों ठग अपनी आंखों से देख रहे थे। दोनों ठगों ने उसी समय अपना सारा सामान समेटा और सूरजपुर के लिए रवाना हो गए। एक दिन के लंबे सफर के बाद दोनों ठग सेठ शांति प्रसाद की हवेली पर जा पहुंचे
और हवेली पर पहुंचते ही वो सेठ जी के पास पहुंचे और कहने लगे, सेठ जी हमें बचा लीजिए, हमें पाप के गड्ढे में गिरने से बचा लीजिए। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, अरे भाई कौन हो तुम दोनों? वो दोनों ठग कहने लगे, हमें इतनी जल्दी भूल गए सेठ जी, हम दोनों कल्लू और भोलू हैं, कल ही तो आपसे 2000 रुपए लेकर गए थे। तभी सेठ के मुंशी ने कहा, सेठ जी ये दोनों तो वही हैं जो कल आए थे, मैं अभी खाता निकालकर इनका हिसाब बताता हूं कि इनके नाम पर कितने रुपए हैं। तभी कल्लू ने कहा, हुजूर हम अपना कर्ज आपको सूद समेत लौटाना चाहते हैं, ये लीजिए आपके 2000 और 11 रुपए और हमारा नाम काट दीजिए। सेठ ने कहा, नहीं भाई, मैं कर्ज की अदाई इस तरह से नहीं लेता, मैं अपने असूलों का पक्का आदमी हूं, रकम लौटाने का जब तुमने वादा किया था मैं उसी समय पर कर्ज वापस लूंगा। तुमने अगले जन्म में कर्ज लौटाने की बात कही थी, अब मैं अगले जन्म में ही लूंगा। तभी भोलू बोला, सेठ जी ये आप क्या कह रहे हैं, भला कोई अगले जन्म में भी कर्ज चुकाता है? कल्लू भी कहने लगा, हाँ सेठ जी, जब हम इसी समय आपका कर्ज लौटा रहे हैं तो फिर आप क्यों अगले जन्म की बात करते हैं? सेठ ने कहा, कह तो दिया भाई, मैं अपने उसूलों का पक्का हूं, जब तुम लोगों ने वादा किया है कि रकम अगले जन्म में लौटाओगे तो मैं अगले जन्म में ही लूंगा, बस बात खत्म। कल्लू और भोलू ने सेठ के सामने खूब रोया धोया और गिड़गिड़ाए, लेकिन सेठ ने उनकी एक न सुनी और बिना रकम लिए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। दोनों दोस्त दुखी मन से वहां से चल पड़े। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस कर्ज से मुक्ति कैसे पाएंगे। भटकते भटकते वे लोग एक जंगल में पहुंचे। वहां पर उन्हें एक महात्मा मिले। जब महात्मा ने उन दोनों से उनकी परेशानी का कारण पूछा तो दोनों ने सच सच बात उनको बता दी। तब महात्मा जी ने उन्हें प्रायश्चित करने का एक तरीका बताया और साथ ही साथ ज्ञान की बातें भी बताने लगे। इसके बाद महात्मा जी ने कहा, बेटा इस जगह से 1 मील आगे एक गांव है, वहां पहुंचने पर तुम्हें अपने आप सेठ जी का कर्ज उतारने का कोई ना कोई उपाय दिखाई दे ही जाएगा। महात्मा जी की बात मानकर दोनों आगे बढ़ने लगे। 1 मील का सफर तय करने के बाद वो एक छोटे से गांव में पहुंच गए। उस गांव में पानी का कोई स्रोत नहीं था, ना कोई कुआं ना तालाब, इसीलिए गांव में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई थी। पानी की जरूरत के लिए लोगों को 5-5 कोस दूर जाना पड़ता था। वहां की दशा देखकर कल्लू के दिमाग में साधु की बात आई। वो सोचने लगा, यदि यहां पर पानी का कोई स्रोत पैदा किया जाए तो हमारा कर्ज उतर सकता है। अगले ही पल वो प्रसन्नता से चीख उठा और अपने मित्र से कहने लगा, अरे भोला, सेठ का कर्ज उतारने के लिए मेरे दिमाग में एक उपाय आ गया। क्या सच? तो जल्दी बताओ गुरु। कल्लू भोलू के कान में धीरे धीरे से कुछ समझाने लगा, जिसे सुनकर भोलू का चेहरा भी खिल उठा। दोनों उसी समय कहीं से कुदाल लेकर आए और एक स्थान पर खुदाई करने में जुट गए और ठीक 1 माह के बाद एक गहरा कुआं खोदने में सफल हो गए। उसमें से पानी भी निकल आया। उसके बाद उन्होंने मिस्त्री को बुलाकर उसे पक्का करवा दिया और कुएं पर 2000 रुपए खर्च भी हो चुके थे। इसके अलावा भी जो 100-200 उनकी जेब में थे वो भी खर्च हो चुके थे। कुआं तैयार हो जाने पर कल्लू ने भोलू से कहा, चलो भोलू, अब डंडे संभाल कर खड़े हो जाओ। गांव वालों को जैसे ही कुएं के बारे में पता चलेगा वो पानी के लिए दौड़े दौड़े आएंगे। चिंता मत करो गुरु, पानी के लिए यदि स्वयं भगवान भी आ जाए तो मैं कुएं से पानी नहीं लेने दूंगा। और फिर वो दोनों मोटे मोटे डंडे संभाल कर कुएं की चौकीदारी करने लगे। जब गांव वालों को उस कुएं के बारे में पता चला तो वे बर्तन लेकर दौड़े दौड़े वहां पर पहुंचे। गांव वालों को देखकर कल्लू ने कहा, ठहरो तुम सब, इस कुएं से दूर रहो, हम किसी को इस कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। अरे भाई, ऐसा अन्याय क्यों करते हो? तुम लोग जानते ही हो कि पानी की कितनी किल्लत है। तुमने वास्तव में इस कुएं को बनाकर गांव वालों पर बड़ा ही उपकार किया, लेकिन यह कुआं हमारा नहीं बल्कि सूरजपुर के सेठ शांति प्रसाद जी का है। हम बगैर उनकी इजाजत के किसी को कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। हाँ, यदि कुएं से पानी चाहिए तो पहले सेठ जी की इजाजत लेनी पड़ेगी। पूरे गांव वाले सेठ शांति प्रसाद के पास पहुंच गए और सेठ जी से विनती करने लगे, दुहाई हो सेठ जी, हम पर दया कीजिए। क्या हुआ भाइयों, आप लोग मुझसे ऐसी दुहाई क्यों मांग रहे हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आप लोगों का? तब गांव वालों ने सारी बात उन्हें कह सुनाई। सेठ जी, अब आप ही हमें अपने कुएं से पानी लेने की आज्ञा दे दीजिए ताकि हमारे सारे दुख दूर हो सकें। सेठ ने कहा, आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है भाइयों, मैंने आप लोगों के गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया। जरूर वो दोनों व्यक्ति आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए सेठ जी, हम लोग बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं।
लेकिन भाई, जब मैंने वहां पर कुआं बनवाया ही नहीं तो मैं कैसे आप लोगों को पानी भरने की इजाजत दे दूं? क्या वो मेरे कहने से तुम लोगों को पानी भरने देंगे? जरूर भरने देंगे सेठ जी, हमें विश्वास है। बस आप हमारे साथ चलकर उन दोनों व्यक्तियों से कह दीजिए। ठीक है, चलो भाइयों, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। फिर सारी सच्चाई आप लोगों के सामने आ जाएगी। सेठ जी अपने मुंशी के साथ जब गांव वालों के साथ उस गांव में पहुंचे तो दूर से ही उन्होंने कल्लू और भोलू को कुएं के पास डंडे हाथ में लिए खड़े हुए देखा। मुंशी ने कहा, सेठ जी, ये दोनों तो वही ठग मालूम पड़ते हैं जिन्होंने आपसे 2000 रुपए कर्ज में लिए थे और अगले जन्म में कर्ज वापस करने की बात कही थी। हाँ, पहचान रहा हूं, वही हैं। लेकिन इन कमबख्तों ने यहां पर क्या चक्कर फैलाया हुआ है? उन दोनों के पास पहुंचकर सेठ जी ने कहा, क्यों भाई, तुमने यहां पर क्या चक्कर फैलाया है? इस कुएं को तुम गांव वालों को मेरा कुआं क्यों बता रहे हो? हमने कोई चक्कर नहीं फैलाया सेठ जी, ये कुआं आपका ही है। इसीलिए हमने गांव वालों को बिना आपकी आज्ञा के पानी भरने से मना कर दिया था। यदि आप आज्ञा देंगे तो हम इन्हें पानी भरने देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सेठ जी ने कहा, भला ये क्या बकवास है? जब मैंने कुआं बनवाया ही नहीं तो उसमें मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है? ये ठीक है सेठ जी कि आपने कुआं नहीं बनवाया, लेकिन इसमें रुपए तो आपके ही लगे हैं ना। मेरे रुपए? वो कैसे भाई? सुनिए, मैं बताता हूं। हमने जो कुछ दिन पहले आपसे 2000 रुपए का कर्ज दिया था, उससे ये कुआं बनवाया है। यदि आप ये कह दें कि कुआं मेरा है तो हमारा कर्ज चुकता हो जाएगा और इनकी पानी की समस्या दूर हो जाएगी। सेठ जी बोले, नहीं, मैं इस कुएं को किसी भी हालत में अपना नहीं कह सकता। मैंने तुम्हें जो कर्ज दिया था वो वादे के मुताबिक मैं तुमसे अगले जन्म में ही लूंगा। कल्लू और भोलू एक साथ बोले, तब हम किसी को भी इस कुएं से पानी नहीं लेने देंगे, चाहे ये हमारे सामने ही तड़प कर क्यों न मर जाएं। सेठ जी, अच्छी तरह से सोच लीजिए, यदि ये बिना पानी के मर गए तो इसका पाप आपके ही सर होगा, और यदि आप इसे अपना कुआं कहकर इन्हें पानी लेने देंगे तो इसका पुण्य और दुआएं भी आपको ही मिलेंगी। उन दोनों की बात सुनकर गांव वाले भी सेठ जी के आगे गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, हाँ सेठ जी, हाँ कह दीजिए। सेठ शांति प्रसाद उलझन में पड़ गए। कुछ देर तक सोचने के बाद वो बोले, ठीक है भाई, तुम दोनों चालाक इंसान जीते और मैं हारा। आज से इस कुएं को मैं अपना मानता हूं और तुम्हें अपने कर्ज से मुक्त करता हूं। गांव वाले बड़ी खुशी से नाचते हुए अपने घरों से बर्तन लाने के लिए दौड़ पड़े। तब सेठ ने कहा, भाई, जिस चालाकी से तुमने मेरे असूलों को तोड़कर मेरा कर्ज लौटाया, उसके लिए मैं तुम दोनों के दिमाग की दाद देता हूं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुम दोनों अचानक मेरा कर्ज लौटाने के लिए इतने उतावले क्यों हो गए, जबकि तुम लोग पहले कर्ज के बहाने मुझे ठगने आए थे। ये सच बात है सेठ जी कि हम आपको मूर्ख सेठ समझकर आपको लूटना चाहते थे, लेकिन बाद में हमारी आंखें खुल गईं। तब कल्लू ने सारी आप बीती सेठ को बता दी। कुछ ही देर में सारे गांव वाले वहां कुएं पर आए और पानी भरने लगे। अब पूरे गांव के साथ साथ सेठ शांति प्रसाद भी खुश थे। इस घटना के बाद कल्लू और भोलू ने ठगी का धंधा छोड़ दिया और मेहनत मजदूरी का काम करके अपना जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।